हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी को लेकर। स्पीच थेरेपी में क्या कंपोनेंट्स उसके रहते हैं और कब आपको पता लगेगा कि आपके बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। जब आपको लगे कि आपका बच्चा एज अप्रोप्रिएट साउंड नहीं निकाल पा रहा है या बैबलिंग में भी उसको 7 महीने के बच्चे बैबलिंग शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं आप देख रहे हैं उसमें, या फिर आपका बच्चा कुछ एक वर्ड्स बोलता है और सेंटेंस में बात नहीं करता है। कि अगर कुछ बच्चों को स्टैमरिंग को इश्यूज़ होते हैं, कहीं हकलाते हैं बच्चे या एक वर्ड को बार बार रिपीट करके बोलते हैं या फिर बहुत लंबा पॉज लेते हैं, रुक के बात करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो सोल्यूशन रहता है वो रहता है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में इन सभी चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। क्या स्पीच थेरेपी एक ऐसा इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है, ऐसी इंटरवेंशन सर्विस है जिसमें बच्चों को स्पीच को लेकर इन डिफ़िकल्टीज़ पर काम किया जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को स्पीच थेरेपी को? सबसे पहले बच्चे कोई वर्ड प्रोड्यूस करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, कोई भी नई साउंड सीखने में कई बार कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, साथ ही अपनी बात को कहना नहीं आता है, यहाँ तक कि अपनी नीड्स भी कई बार नहीं बता पाते हैं, या फिर अपनी बात को किस तरह किसी के सामने रखना है, सोशली किस तरह से रखना है, या कहूँ मैं सोशल इम्पेयरमेंट भी एक रीज़न रहती है बच्चों में स्पीच इश्यूज़ के लिए। इसके साथ ही कुछ बच्चों को खाने को चबाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसे निगलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कि आपके बच्चा कमांड फॉलो नहीं करते हैं, आपकी बात को समझता नहीं है, क्योंकि एक समझ जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हम बीइंग ए पेरेंट हमारा जो मेन कंसर्न रहता है कि हमारा बच्चा कुछ बोले, लेकिन हमें उससे पहले ज़रूरी होता है कि उन चीज़ों को समझने की कि क्या उसमें वो सभी फाउंडेशन स्किल्स हैं जो कि स्पीच के लिए ज़रूरी हैं। अगर उनमें कोई डिफ़िकल्टी है, बच्चा आपका कमांड फॉलो नहीं कर पा रहा है या आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो उसे डेफिनेटली आगे जाकर स्पीच में डिफ़िकल्टी होगी। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जो हमें बताते हैं हमारे बच्चों को स्पीच को लेकर कोई डिफ़िकल्टी है। इसके साथ ही मैं बात करूँगी कि किस तरह से हम स्पीच थेरेपी में काम करते हैं। स्पीच थेरेपी यह ज़रूरी नहीं है कि एक स्पीच थेरेपिस्ट ही दे सकता है, हम घर पर भी बच्चों के साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ में उन्हें स्पीच थेरेपी दे सकते हैं जो आप इजीली एक होम एनवायरनमेंट में बच्चे को दे सकते हैं। अगर दिन में 2 सेशन या 2 या 3 सेशन भी देते हैं तो उससे भी बच्चों में इम्प्रूवमेंट काफ़ी आती है। और वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिन पर हमें काम करना है, लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगी कौन से कंपोनेंट रहते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कि जिसमें बच्चे को लिप्स खोलने में, मुंह को किस तरह से खोलना है, किस तरह से कोई साउंड प्रोड्यूस करनी है, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो वर्ड्स को अटर करने में, साउंड निकालने में, या फिर वर्ड्स को बोलने में, या फिर सेंटेंसेस को बोलने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे में बच्चों को आर्टिकुलेशन को लेकर प्रॉब्लम होती है, फ्लुएंसी को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे रुक रुक के बोलते हैं और लंबा पॉज लेते हैं, और वॉल्यूम रेगुलेशन में उनको डिफ़िकल्टी होती है, कहाँ उन्हें लाउड बोलना है और कहाँ उन्हें स्लो बोलना है, ये चीज़ वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। दूसरी जो एक स्पीच डिफ़िकल्टी जो दूसरा कंपोनेंट रहता है, उसमें बच्चे को सोशल डिफ़िकल्टीज़ बहुत अधिक रहती हैं। बच्चे वर्बल नॉन वर्बल क्यूज़ को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से वो उसे स्पीच में यूज़ नहीं कर पाते हैं, और स्पीच को सोशली किस तरह से यूज़ करना है वो नहीं समझ पाते हैं। चाहे मैं यहाँ बात करूँ जिन बच्चों के लैंग्वेज स्किल्स कम रहते हैं, जिन बच्चों का रिसेप्टिव लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, उन्हें भी आगे चलकर स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। ऐसे बच्चों को हम जो ASD रहती हैं, ADHD में भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्पीच को लेकर इश्यूज़ होते हैं। बच्चे अपनी बातों को, अपनी आइडियाज़ को लिखकर या बोलकर नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऑर्डर में रखकर बोलना वो समझ नहीं पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है जिन बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स कम रहते हैं। ऐसे में बच्चों के सोशल लैंग्वेज स्किल्स पर काम करना, कि किस तरह से हम उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा कुछ एक वर्ड्स बोलता है, उसे किस तरह से हम सेंटेंसेस की तरफ बढ़ा सकते हैं। बहुत से बच्चे यह जानते ही नहीं कि उन्हें पहले कौन सा वर्ड रखना है या कौन से वर्ड को यूज़ करना है। पहले उन्हें सब्जेक्ट को यूज़ करना है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स रहते हैं जिन्हें फॉलो करना और समझना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में बच्चों को अलग अलग से उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट को समझाना ज़रूरी है, और उन्हें एक ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करके रखना है यह भी बताना ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल नॉन वर्बल है, तब भी हम उसे किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें डेवलप कर सकते हैं, ये सब हमारी स्पीच थेरेपी का गोल रहता है। और ये जो गोल है इसे अचीव करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चों की लाइफ ईजी बन सके। थेरेपी को किस तरह से दिया जाना चाहिए इस बारे में भी बात करेंगे कि या तो इंडिविजुअली हम बच्चे को थेरेपी देते हैं जिसमें इंडिविजुअल सेशन होता है कि हम बच्चे के गोल हमने सेट किए हैं और उसके हिसाब से हम बच्चे को स्पीच थेरेपी दे रहे हैं। दूसरी चीज़ रहती है कि ग्रुप सेशन, एक स्मॉल ग्रुप
सेशन में भी हम बच्चे को स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। उन बच्चों को इकट्ठा करना, कई बार बच्चे दूसरों को देखकर बोलना शुरू करते हैं, या फिर बच्चे एक दूसरे को किस तरह से सोशली एक दूसरे को ग्रीट करना है, किस तरह से एक दूसरे से बात करनी है, ये सब बच्चे ग्रुप में सीखते हैं। तो एक छोटा ग्रुप सेशन भी, एक स्मॉल ग्रुप का सेशन अगर हम बच्चों के साथ में वहाँ उसमें स्पीच थेरेपी करवाते हैं बच्चे को, तो वो भी काफ़ी फ्रूटफुल होता है अगर हम राइट टेक्निक्स को यूज़ करें तो। ASD बच्चों में या ADHD बच्चों की बात करूं, कुछ ऐसे बेसिक स्किल्स कम रहते हैं, सोशल स्किल्स कम रहते हैं, या प्रैग्मेटिक स्किल्स की बात करूं, बच्चों में इनका इम्पेयर्ड होना या कम होना भी स्पीच और लैंग्वेज को अफेक्ट करता है। बच्चों को एक दूसरे से बात करते वक्त एक दूसरे को देखना है, किस तरह से उन्हें एक दूसरे को ग्रीट करना है, किस तरह से एक दूसरे को इमिटेट करना है, ये सब चीज़ें आप इजीली ग्रुप सेशन में बच्चों को सिखा सकते हैं, जो कि बच्चे नॉर्मल एनवायरनमेंट से पिक नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही बच्चों को प्ले थेरेपी बहुत यूज़फुल रहती है उनके लिए। उनको प्ले वे में ऐसी चीज़ें सिखाना जो कि नॉर्मली बच्चे नहीं सीखते हैं। प्ले में मैंने दोनों को कार दी है, एक दूसरे को देखकर बच्चे सीख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें चलानी है। इसके साथ ही एक दूसरे से किस तरह से उन्हें इंटरेक्ट करना है, या फिर टर्न टेकिंग की यहाँ बात करूँ कि एक दूसरे को टर्न दे रही हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, मैं बबल्स को कोई भी रिफर्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों को टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, क्योंकि ये कन्वर्सेशन का मेन एक चीज़ रहती है कि बच्चे को सिखानी ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे की बात, अपनी बारी की वेट करनी है, दूसरे को टर्न देनी है। ये एक चीज़ भी बच्चों को आगे चलकर कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करती है। इसके बाद मैं बात करूँगी कि कुछ बच्चे जिनको एक दूसरे से चीज़ मांगनी नहीं आती, मैंने देखा कि बहुत बच्चे एक दूसरे से छीन लेते हैं चीज़ों को। ऐसे में बच्चों को ग्रुप सेशन में ही आप ये चीज़ें बहुत इजीली इन स्किल्स पर काम कर सकते हैं। उन्हें जानकारी देना, उन्हें बताना कि किस तरह से अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए, उन्हें छीननी नहीं है, उन्हें एक दूसरे से मांगनी सिखानी कि एप्रोप्रिएट वे में उन्हें किस तरह से चीज़ को मांगना है। बोलो कार दे दो, कार दे दो, बोल दे दो, लो हाथ आगे करो, भाई से मांगो कार। कैसे मांगते हैं? मैनू कार दो, देखो मांग रही है कार। इसके बाद मैं बात करूंगी कि कुछ बच्चों को जब घर पे आप बच्चे को स्पीच थेरेपी स्टार्ट करा रहे हैं और आपका बच्चा साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो ऐसे में बच्चे को कुछ ब्लोइंग एक्टिविटीज़ करवाना ज़रूरी है। ब्लोइंग के लिए आप अलग अलग तरह के बच्चों को चीज़ें दे सकते हैं ताकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ उसे करना चाहें। कोई भी ऐसा माउथ ऑर्गन, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे साउंड हो और बच्चा उसमें अपने ओरल मोटर स्किल्स को यूज़ करे, बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। या फिर इसके अलावा कॉटन बॉल्स को उड़ाना, या फिर सिंपल पेपर्स को, रैपर्स को ब्लो करना, या फिर बबल्स को यूज़ करना, इंटरेस्टिंग आइडियाज़ रहते हैं बच्चों को ब्लोइंग एक्सरसाइज करवाने के। जिन बच्चों को आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है, क्या कि कुछ बच्चे टंग निकालते नहीं हैं बाहर, ये चीज़ भी एक बच्चों की लैंग्वेज में अड़चन का काम करती है, कि बच्चों के लिए कहूँगी कि ऑब्स्टिकल का काम करती है स्पीच में। बच्चों को की टंग मूवमेंट पे काम करना, उनकी जाब मूवमेंट पे काम करना, ये सब ज़रूरी रहता है, क्योंकि माउथ का जो हिस्सा वो यूज़ नहीं कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। चाहे मैं यह बात करूं, बच्चों को फीडिंग को लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं। डेफिनेटली जिन बच्चों को फीडिंग को लेकर इश्यूज़ होते हैं उनमें से बहुत से बच्चों को स्पीच को लेकर भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि ओरल मोटर सिस्टम से ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। ओरल मोटर सिस्टम में जो हमारी फाइन मोटर चीज़ें रहती हैं, चाहे वो मैं टंग की बात करूँ या गम्स की बात करूँ, चीक्स की बात करूँ, उन सब की मूवमेंट्स प्रॉपर होनी ज़रूरी हैं। और अगर ये मूवमेंट्स कहीं ना कहीं इनमें प्रॉब्लम है तो दोनों ही चीज़ों में, चाहे वो स्पीच है या फिर खाना खाना है, दोनों में ही बच्चों को इश्यूज़ हो सकते हैं। ऐसे में उनको ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवाना ज़रूरी है, उनके ओरल मोटर डिसफंक्शन पर काम करना ज़रूरी है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज आपको हेल्प कर सकती हैं बच्चों के ओरल मोटर डिसफंक्शन को ठीक करने में, उसे ट्रीट करने में, ताकि आपके बच्चे बोलना स्टार्ट करें, लिप्स को खोलना शुरू करें, जो बच्चे लिप्स नहीं खोलते हैं। कुछ ऐसी ओरल मोटर एक्सरसाइजेज ज़रूरी होती हैं जो बच्चों को आप घर पर करवा सकते हैं स्पीच के लिए। इसमें मैंने लॉलीपॉप लिया है और लॉलीपॉप मैं उसके लिप्स के पास रख रही हूँ, आप देख रहे हैं, और धीरे धीरे मैं इसे दूर करती जाऊँगी ताकि बच्चा उस एफ़र्ट करे उसे आगे तक खींचने के लिए और उसे च्यू करे, उसको खाए। ये एक चीज़ भी बच्चों को हेल्प करती है, क्योंकि लॉलीपॉप बच्चों को पसंद होता है, इस वजह से ऐसी चीज़ें लेना। इसके साथ ही मुंह के बाहर की एरिया की मसाज करना, आप वाइब्रेशन ब्रश भी दे सकते हैं इंटरनल एरिया के लिए। बाहर बच्चों को किसी भी ऑयल से आप माउथ एरिया की मसाज दे सकते हैं अगर आपका बच्चा बहुत सेंसिटिव नहीं है तो। इसके साथ ही बच्चों के लिए आइसक्रीम स्टिक्स को यूज़ करना। आइसक्रीम स्टिक मैंने दी है, बच्चे को बोला है लिप्स के साथ में उसे होल्ड करना है। याद रखिए, दांत के साथ नहीं होल्ड करना है, लिप्स के साथ करना है। और इसके बाद मैं बात करूँगी कि उनको किस तरह से उनकी टंग मूवमेंट पर काम करना है, कि टंग को किस तरह से ऊपर नीचे करना है या दाएँ बाएँ घुमाना है। उसके लिए आप उसके लिप्स के बाहर माउथ के एरिया पर
कुछ भी ऐसी चीज़, पीनट बटर दे सकते हैं, चॉकलेट सॉस दे सकते हैं या जैम दे सकते हैं, ताकि बच्चे एफ़र्ट्स करें, वो माउथ ऑर्गन्स, वो माउथ के वो हिस्से जो वो यूज़ नहीं करते हैं उन्हें यूज़ करना शुरू करें। इसके बाद मैं बात करूँगी कुछ ऐसी बच्चों को सोशल थिंकिंग एक्टिविटीज़ देना, ताकि बच्चों के रिसेप्टिव लैंग्वेज पर, जब मैं बात करूँगी कि जिन बच्चों को स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज़ है, कि बच्चे लगातार किसी से बात नहीं कर पाते हैं, किसी से दोस्ती नहीं कर पाते हैं, किसी का क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों के थिंकिंग स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सोशल थिंकिंग पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उन्हें दी जा सकती हैं जिससे हम उनके थिंकिंग स्किल्स पर काम करें और बच्चा खुद से समझ पाए कि मुझे इस वक्त पर क्या बोलना है। बच्चों के प्रैग्मेटिक स्किल्स पर काम करना ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि बच्चों में सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, जो कि बच्चों को डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में खुद को काम रखने में और दूसरों के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं और साथ ही हेल्प करती हैं दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझकर सही बिहेव करने में। या फिर टीचर से कंप्लेन करोगे? हाँ जी। टीचर से कंप्लेन करोगे कि उसने गलत बोला मुझे? हाँ जी। और भी कुछ कर सकते हो आप बेटा? और हाँ, हम उसे कह सकते हैं कि मुझे ये सब नहीं पसंद है, आप मुझे ऐसा मत बोलो, है ना? हाँ जी। कह सकते हैं, ओके। इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर आपको कोई फ्रेंड आपका बुरा कह रहा है, आपके बारे में गलत कह रहा है, हाँ। और आपको पता चल गया कि आपके बारे में कोई ऐसे बोल रहा है, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत ही बुरा फील होता हाँ है। जी। तो आप किसी को बताते हो, शेयर करते हो? नहीं करते हो? आपको करना चाहिए ना, किसी से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपनी टीचर से बताना चाहिए ना, कोई भी बात होती है तो, है ना? जिस बात से हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम उसे शेयर करते हैं दूसरों के साथ, ठीक है? बच्चे कई बार अपनी इंटरनल फीलिंग्स को लेकर इतने अवेयर नहीं रहते हैं। ऐसे में बच्चों में कुछ बिहेवियर्स देखे जा सकते हैं। बच्चों को अपने इंटरनल फीलिंग्स को किस तरह से रिकॉग्नाइज़ करना है और किस तरह से उन्हें सही वेज़ में कम्युनिकेट करना है, यह सिखाना ज़रूरी है। बच्चों को डिफरेंट सोशल सिचुएशन के बारे में बताना और उनसे पूछना कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ये अगर कोई आपका फ्रेंड सैड बैठा हुआ है तो क्या करोगे आप? क्या? आप उसे ऐसे देखते रहोगे या उससे जाके बात करोगे कि आप क्यों सैड हो? हाँ जी, मुझे बात करोगे। क्या कहोगे उसको? कि तुम क्यों सैड हो, है ना? वेरी गुड। अब मैं बात करूंगी नॉन वर्बल बच्चों के बारे में। जो बच्चे बिल्कुल नॉन वर्बल हैं, कुछ भी नहीं बोलता है, तो बच्चों को फिर भी हम कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। हम इसमें काम करेंगे, पैक्स के साथ में काम करेंगे, पिक्चर्स एक्सचेंज कम्युनिकेशन के साथ हम बच्चों को कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं, अपनी नीड्स को बताना सिखा सकते हैं, और इसके साथ ही हम बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, या फिर बच्चों को किस तरह से एक कंप्यूटर पर या फिर आईपैड पर किस तरह से उन्हें अपनी नीड्स को बताना है, ये सिखाया जा सकता है। तो ये अलग अलग, जिसे हम अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं, तो ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन भी बच्चों को सिखाना एक राइट स्ट्रेटजी रहती है, स्पेशली जब आपका बच्चा नॉन वर्बल है। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जाना, जैसे कि कंप्यूटर या फिर आईपैड, बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है और साथ ही हेल्प करता है उनकी बेसिक नीड्स को एक्सप्रेस करने में। तो ये चीज़ें अलग अलग बच्चों के लिए, हमारी स्ट्रेटजीज़ डिफरेंट रहेंगी। हम जब स्पीच थेरेपी बच्चे के साथ करते हैं तो मेक श्योर कि आपके बच्चे का क्या लेवल है, उसके हिसाब से ही आप टारगेट रखिए कि मुझे अपने बच्चे को ये सिखाना है। अगर आपका बच्चा मुंह नहीं खोलता है तो पहले तो आप उसकी मोटर मूवमेंट पे काम कीजिए, और अगर आपका बच्चा वर्ड्स बोलता है तो हम उसे सेंटेंस पर लेकर आएंगे। तो अगर सेंटेंस भी बोलता है लेकिन आपको लगता है कि वो सही जगह पर सही लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर रहा है या आपकी कई बातों को रिपीट कर रहा है, ऐसे में भी बच्चों को उनकी थिंकिंग स्किल्स पर काम करना ज़रूरी है। अगर स्पीच थेरेपी के सही मायनों में हम अर्थ को समझ जाएंगे तो हम बच्चों की स्पीच पर इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं घर पर ही। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में स्पीच थेरेपी घर पर ही देने में इफ़ेक्टिव वे में।